बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास का यूनिट नंबर 12, जो उनसे हम शुरू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो यूनिट नंबर 12 है ये लाइट्स के मुतालिक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के मुतालिक है। इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और किस तरह मिरर से या लेंस से इमेज बनते हैं जब ऑब्जेक्ट्स को कुछ डिस्टेंस पे रखा जाए या करीब रखा जाए। टेलीस्कोप कैसे, उसमें वर्किंग सिस्टम कैसे होता है, माइक्रोस्कोप में किस तरह उसका वर्किंग सिस्टम होता है, कैमरे के अंदर क्या उसका वर्किंग सिस्टम होता है, और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? यूनिट नंबर 10 में भी था रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। उसके बाद यूनिट नंबर 11 में भी हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, इको जिसे नाम दिया जाता था। यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा कि हमारे पास एक साइड पे अगर लाइट सोर्स है और दूसरी तरफ मैं एक रख देता हूँ प्लेन मिरर। ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, मिरर आईना जो हम रोज़ाना देखते हैं, कंघा वगैरह करने के लिए, बाल संवारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक आईना है, प्लेन मिरर का नाम दिया गया। प्लेन मिरर होते हैं, बिल्कुल सरफेस इसकी प्लेन होती है। एक साइड पे पॉलिश हुआ हुआ होता है, पेंटेड हुआ होता है, और एक साइड पे क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। अगर ये मेरे पास प्लेन मिरर है और इस पे कोई भी लाइट अगर फॉल कर रही है, ये भी कोई भी रोशनी इस पे क्या किया है, फॉल किया है, तो ये जो रोशनी जो लाइट इस पे फॉल कर रही होती है, इसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, मैं यहाँ पे कोई से भी नाम दे देता हूँ। तो ये मेरे पास कोई रे है AB, ये इंसिडेंट रे है। अब मिरर से जब भी रोशनी टकराती है ना, टकराने के बाद उसने क्या करना है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है। जिस तरह कि मैं पानी भी, अगर पानी का मेरे पाइप है, मैं पानी के पाइप पे सरफेस के ऊपर फॉल करूं तो वो क्या होगा, टकरा कर एक ख़ास डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। या इवन एक बॉल भी लेते हैं, बॉल लेने के बाद मैं यूँ तिरछा फेंकता हूँ ज़मीन पे, तो तिरछा फेंकने के बाद जब ज़मीन से स्ट्राइक करती है तो दोबारा से हवा में आ जाती है और एक ख़ास एंगल पे क्या करेगी, मूव करेगी, यानी सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। तो सेम मीडियम में वेव्स का स्ट्राइक करके, लाइट का स्ट्राइक करके वापस आ जाना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये जो मेरे पास B इसका इंसिडेंट पॉइंट है, यहाँ से लाइट टकरा कर वापस आ जाती है और BC नाम जो मर्जी दिए जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। तो ये जो रे है जो फॉल कर रही है सरफेस पे, इसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, रे क्यों के नाम दिया गया कि उसका एक एंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट चलता जा रहा है, मूव करता जा रहा है, तो ये रे का नाम दिया जाता है। ये जो बाउंस बैक होती है फ्रॉम द आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, इस रे को, ये जो BC है, इस वक्त मैं इसका नाम दिया जा सकता है रिफ्लेक्टेड रे। द रे विच इज फॉल ऑन द सरफेस is called incident ray. The ray which is bounced back into the same medium, this is called reflected ray. ये जो पॉइंट है इस वक्त सरफेस पे, जहाँ पे रे फॉल कर रही है, जहाँ से रे रिफ्लेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को दो नाम दिए जाते हैं। इंसिडेंट पॉइंट भी नाम दिया जाता है और रिफ्लेक्टेड पॉइंट का भी नाम दिया जाता है। और अगर इस पॉइंट पर मैं एक नॉर्मल ड्रा करूँ, तो ये जो मैंने नॉर्मल ड्रा किया है, 90 का एंगल बनाया है इस सरफेस पे, तो इस नॉर्मल के भी दो नाम होंगे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। दो नाम मैंने बोले, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी कह सकता हूं मैं इसे, या मैं ये भी कह सकता हूं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं। अब ये जो एंगल बन रहा है किस किस के दरमियान में है, तो आप देखें ये जो एंगल मैंने बनाया है, एक तो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल। नॉर्मल किस जगह लिखूंगा, विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट बात करूंगा। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, और इंसिडेंट एंगल को मैं I से रिप्रेजेंट करता हूं। दोबारा से इंसिडेंट एंगल की क्या डेफिनेशन बनेगी, इंसिडेंट एंगल, the angle between incident ray and the normal at the point of incident is called incident angle. इसको मैंने रिप्रेजेंट किया A B और यहाँ पे N का नाम दे दें, N डैश का नाम दे दें, ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल है।
सेम एज इट। अगर यहाँ पे एक एंगल मैं बनाता हूँ, ये जो एंगल है, इस एंगल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो एंगल मैंने बनाया है दिस वन, रिफ्लेक्टेड रे एंड अगेन नॉर्मल, लेकिन मैं अब इसके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। और इस एंगल को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, एंगल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंसिडेंट एंगल की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड एंगल की डेफिनेशन भी आनी चाहिए कि रिफ्लेक्टेड एंगल होता क्या है, ये किस किस के दरमियान में होता है। तो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन इसका रिफ्लेक्टेड एंगल। द एंगल इंसिडेंट एंगल डेफिनेशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड इंसिडेंट। और ये दोनों एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी को बोला जाता है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पेज नंबर जो से हमारे बनता है पेज नंबर 12, ये यूनिट नंबर 12 का फर्स्ट पेज है। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन होगी, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इससे 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। पहला पॉइंट आ जाता है कि इंसिडेंट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड पॉइंट और ये जो नॉर्मल है तमाम करते हैं एक ही प्लेन पे लाई, एक ही प्लेन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो हम यहाँ पढ़ते हैं कि एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई इंसिडेंट एंगल, एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो पेज नंबर 37 है, टॉप पे जो डेफिनेशन लिखी है ब्लू कलर में, ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। रिफ्लेक्शन डेफिनेशन अगर चार्ट में आए आप डेफिनेशन लिखेंगे, रिफ्लेक्शन लाइट, साथ डायग्राम बनाई जा सकती है कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। ये डायग्राम बना दी जाएगी, ऊपर डायग्राम भी बनी हुई है, लेबल भी हुई हुई है। बॉटम पे जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है तो ये लिखेंगे हम लोग, इसके साथ भी डायग्राम बनाई जा सकती है, सेम डायग्राम दोनों में बनाई जा सकती है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो पहला पॉइंट है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane। और सेकंड पॉइंट है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये डेफिनेशन में आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, क्या होती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, ये क्या होती है। तो ये हमारे पास डायग्राम थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके साथ ही हमारे पास जो अगला छोटा सा एक पॉइंट है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एक कहलाती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक कहलाती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर इसी डायग्राम को ये जो लेबल किया हुआ है सिर्फ मैं ऐसे रेस कर दूं, जस्ट जो लेबल की हुई थी डायग्राम वगैरह में, ये रिफ्लेक्शन थी एक हमारे पास। अगर यहाँ से एक और रे लेकर आऊँ, वो भी स्ट्राइक करेगी और इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। एक और मजीद अगर रे लेकर आऊँ तो वो भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। ये जो सरफेस है प्लेन मिरर की, इट्स स्मूथ सरफेस है। अगर रिफ्लेक्शन हो थ्रू स्मूथ सरफेसेस देन दे विल मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, खास डायरेक्शन में आपस में रेस पैरेलल मूव कर जाती हैं। इस रिफ्लेक्शन को नाम दिया जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेसेस is called regular reflection। they move in a particular direction, एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, आपस में रेस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर पैरेलल फॉल कर रही हैं तो पैरेलल ही हमारे पास क्या होंगी, वो मूव करेगी इन डायरेक्शन, जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन के साथ ये डायग्राम भी बनाया जा सकती है। अगर मेरे पास सरफेस ऐसे रफ हो तो रफ सरफेस पे अगर मैं सेम रेस को सेंड करता हूँ, फॉल करता हूँ, ये मेरे पास इंसिडेंट रे है। लेकिन जब रफ सरफेसेस होती हैं तो वहाँ से टकराने के बाद दे विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। रफ सरफेस है, अगर प्लेन मिरर हो ना, कि अगर मेरे पास एक गाड़ी है, आप नई गाड़ी लेकर रहे हैं, या कोई हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, उसकी बॉडी बड़ी शाइनिंग होती है, आप उसके सामने खड़े हो जाए ना, आपको अपना चेहरा बिल्कुल बॉडी क्लियर नज़र आती है, स्मूथ नज़र आती है। अगर मैं उसी सरफेस पे 3-4 दफ़ा हैमर के साथ स्ट्राइक कर दूँ, कि मेरे पास एक
आप घर में तो ऐसे ट्राई कीजिएगा, वरना तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। वालदा साहब वालिद साहब आपके अच्छी खासी उस हैमर से दोबारा पटाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास सरफेस है, स्मूथ है, आपको रिफ्लेक्शन नज़र आती है। अगर उसमें स्ट्राइक कर देता हूँ, पुरानी है कोई चीज़, तो अगर आप उस पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको अपना चेहरा, अपनी बॉडी क्लियर नज़र नहीं आती है, रफ कभी और कोई और चीज़ नज़र आ रही है, कभी छत नज़र आ रही होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही होती है। तो अगर स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है और यहाँ पे मेरे पास रफ सरफेस है, रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में बॉडी के रेज क्या होते हैं, मूव करते हैं, और यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये मेरे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। और अगर रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो तो उसे बोला जाता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें डिफरेंस आता है, यूजुअली आता है, शार्ट में भी मन आता है। तो रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन डेफिनेशन आ जाए तो पहले नंबर पे हम लिख सकते हैं, लाइन ड्रा करके भी लिख सकते हैं, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सर्फेसेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन थ्रू इर्रेगुलर सर्फेसेस इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। डायग्राम दोनों की बनाई जा सकती है। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन दे मूव पैरेलल एंड इन द सेम डायरेक्शन, उसमें हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल नहीं रिफ्लेक्ट करेंगी और डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेंगी, मूव करेंगी। तो ये पेज नंबर 38 पे हमारे पास सेकंड जो सा था टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन था। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद अब ये तो था प्लेन मिरर के साथ। अब जो अगला चलेगा हमारे पास, जो 2-3 दिन तक हमारे टॉपिक चलेगा, 2-3 लेक्चर अगले चलेंगे, वो स्फेरिकल मिरर के साथ है। स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, उनकी टर्म्स कौन कौन सी उसमें यूज़ की जाती हैं, उसके मुतालिक थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। अब स्फेरिकल मिरर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हेडिंग है, अगर आप पेज नंबर 38 देखें तो 12.2 टॉपिक स्फेरिकल मिरर। स्फीयर मिरर तो आईना हो गया जिसमें हमें इमेज अपना नज़र आता है। स्फेरिकल से मुराद क्या ली जाएगी, स्फेरिकल शेप्स आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जिससे हमारे पास कोई फुटबॉल की शेप आ जाती है, स्फीयर शेप कहलाती है हमारे पास। हमारी जो ज़मीन अर्थ है ये भी हमारे पास क्या कहलाती है, स्फीयर कहलाती है। तो अगर एक फ़ुटबॉल को लेता हूँ, मेरे पास एक फ़ुटबॉल है, फुटबॉल टाइप चीज़ है, ये स्फीयर है, ग्लास का बना हुआ है, मिरर इसमें मिरर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर स्फीयर के मैं 2 साइडें यहाँ से यूँ कट करूँ, एक साइड इधर का पीस लेता हूँ और एक पीस इस साइड का लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह सी शेप में हमारे पास आएगा स्फीयर पे। जिस समय मेरे घर में एक तरबूज है, तरबूज अगर आप घर में लेते हैं और तरबूज को इस तरह कट करें इस साइड से, तो ये एक प्याली शेप की तरह बनेगा। इस प्याली शेप में एक साइड ग्रीन कलर की होगी, एक साइड पे रेड कलर का, जहाँ पे उसका फ्रूट होता है वो हम खाते भी हैं, वो इस्तेमाल किया था। तो ये मेरे पे एक किस्म का आप समझ लें कि ये सी शेप का हमारे पास क्या आएंगे, 2 किस्म के पीस आएंगे। अब इन दोनों को ये मैं एक पीस लेता हूँ एक साइड पर और एक साइड पर यहाँ पे रख दिया मैंने। इसकी ये इनर साइड है और ये वाली साइड जो सी है ये इसकी क्या कहलाती है, आउटर साइड कहलाती है। इनके एक साइड को यहाँ पॉलिश कर दिया जाएगा। इस मिरर की मैं इनर साइड को मैंने क्या किया, पॉलिश किया, जो आउटर साइड है वो मेरे पास क्या है, इस वक्त रिफ्लेक्टिंग कराएगी। ये जो मिरर था इसमें चेंज करता हूँ मैं, इसके आउटर साइड को क्या कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ, और इनर साइड जो सी है वो मेरे पास क्या कहला रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग कहलाएगी। अब ये 2 किस्म के मिरर बने। पहली बात है ये बने मेरे पास स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्यों बने, तो ये मिरर है इज द पार्ट ऑफ सम स्फीयर। अगर मेरे पास कोई मिरर हो जो पार्ट ऑफ सम स्फीयर के, देन दे आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन, अ मिरर विच इज पार्ट ऑफ सम स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की 2 टाइप्स कहलाएंगी, एक कहलाते हैं कनकेव मिरर और दूसरी कहलाते हैं कन्वेक्स मिरर। ये जो सी बी डायग्राम है मैंने बनाई है, ये कौन सी है, कनकेव मिरर। और ये जो ए डायग्राम है जिसकी इनर साइड पॉलिश्ड है, जबकि आउटर साइड मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कहलाते हैं कन्वेक्स मिरर। इनकी डेफिनेशन पहले अंडरलाइन करनी है आप लोगों ने। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे, कनकेव मिरर की डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे और कन्वेक्स मिरर की लाइन अंडरलाइन करेंगे। तो ये पेज नंबर 38 पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये डायग्राम 2 बनी हुई है, इन दोनों डायग्राम के नीचे लिखा है कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। A spherical mirror whose inner curved surface is reflecting
इज कॉल्ड कनकेव मिरर। यहाँ तक। अब इससे जो आगे लिखा है ना कि इसके इमेज वर्चुअल बनता है, रियल बनता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि रियल किसे कहते हैं, वर्चुअल किसे कहते हैं। इनकी रे डायग्राम बनाने के बाद फिर आपको सही समझ में आएगा कि वर्चुअल कैसे कहा जा रहा है, रियल कैसे कहा जा रहा है। कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन भी इसके साथ लिखी हुई है नीचे। अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कट सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, कि जिसकी आउटर कट सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। या इनर सरफेस को क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, वो भी मेरे पास क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। एक और मजीद इसमें एमसीक्यूज आते हैं, वो क्या चीज़ है, आगे इसके ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं कि इसमें किस चीज़ की कोटिंग की जाती है। ये जो पेंट होता है ये आम पेंट नहीं होता, ये हम दरवाज़ों पे पेंट कर रहे हैं या घर के दीवारों पे जो पेंट कर रहे हैं वही पेंट अगर मैं मिरर पे कर दिया जाए तो मेरा ग्लास पे कर दो तो मिरर बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ऊपर वाले पैराग्राफ की अगर फोर्थ लाइन को, थर्ड लाइन को या फोर्थ लाइन को आप अंडरलाइन करें कि थिन लेयर ऑफ सिल्वर फॉलोड बाय कोटिंग रेड लेड ऑक्साइड। ये जो पेंट किया जाता है सिल्वर के बाद रेड लेड ऑक्साइड का इसका क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो ये भी एमसीक्यूज में लाइन आ जाती है, इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना कि हमने इसके पेंट किस चीज़ का करना है। मजीद इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन आएंगी कि ये मेरे पास सफ़ियर था, इस सफ़ियर के सेंटर को, अब ये सफ़ियर कौन सा है, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर जिसके पार्ट है, कि ये मेरे पास एक मिरर था और कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, या ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। अगर मैं इसको थोड़ा डाटे में बढ़ाऊं तो ये सफ़ियर की शेप बनती है या नहीं बनती। इस सफ़ियर का सेंटर, किस सफ़ियर का सेंटर, जिसका कनकेव या कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सफ़ियर के सेंटर को। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी, अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ सम स्फीयर एंड दैट स्फीयर सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके साथ फिर मजीद एक डेफिनेशन है, वो हमारे पास क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि ये जो हमारे पास कर्व आ रही है, ये जो कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर है, उस स्फीयर के रेडियस को, रेडियस किसे कहते थे, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो ये जो स्फीयर है उस स्फीयर के रेडियस को, अब स्फीयर कौन सा, जिसका कनकेव या कन्वेक्स मिरर मेरे पास क्या पार्ट है, तो स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कि ये मैं दोबारा का बनाना चाहूँ कि ये मेरे पास एक छोटा सा मिरर है और ये मैंने आउटर सरफेस इसकी क्या बनाई है, पॉलिश कर दी है, इनर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। तो ये कौन सा मिरर था, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर देखें तो ये थोड़ा किसी न किसी सफ़ियर का हिस्सा हो गया, तो सफ़ियर के हिस्से को सेंटर ऑफ कर्वेचर और सफ़ियर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम दिया गया। फर्दर छोटी सी डेफिनेशन है पोल, कि पोल क्या चीज़ है। तो ये जो मेरे पास मिरर था, कट सरफेस, जैसा तरबूज से एक पीस काट दिया गया था, तो इस मिरर का जो सेंटर होगा, मिरर का सेंटर, सफ़ियर का सेंटर नहीं, सफ़ियर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मिरर का जो सा सेंटर होगा उस मिरर के सेंटर को पोल का नाम दिया जाता है। मिरर के सेंटर को क्या नाम दिया जाता है, पोल। और एक और नाम दिया जाता है वर्टेक्स, वर्टेक्स भी इसे कहा जाता है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। पेज नंबर 38 पर कनकेव मिरर की डेफिनेशन थी। कनकेव मिरर कौन सा मिरर था, जिसकी इनर सरफेस क्या कर रही है, रिफ्लेक्टिंग है, आउटर सरफेस क्या हुई है, पॉलिश हुई है, कनकेव मिरर कहलाता है। फर्दर कन्वेक्स मिरर आया। कन्वेक्स मिरर किसे कहते थे, जिसकी आउटर सरफेस क्या होंगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, और इनर सरफेस क्या होगी, हमारे पास पॉलिश हुई होती है। मजीद इसमें डिफरेंस आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे उनको, कि कौन सा मिरर हमारे पास वर्चुअल इमेज बनाता है, कौन सा रियल बनाता है, रे डायग्राम के साथ इसको वजाहत करने की कोशिश की जाएगी। इसे पोल है, द मिड पॉइंट ऑफ ए मिरर, उसे पोल कहते हैं। एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कि पोल का दूसरा नाम क्या है, तो पोल इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स का नाम भी दिया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, सफ़ियर का सेंटर।
कौन सा सफियर? जिसका कनकेव या कन्वेक्स मिरर क्या है? पार्ट है। A spherical mirror is a part of some sphere. The center of the sphere is called center of curvature. इसी साथ आगे जो डेफिनेशन लिखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच कनकेव और कन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट, दैट इज का रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं कि ये जो लाइन है, जो पोल, ये मिरर का मेरे पास सेंटर है, इसे पोल का नाम दिया जाता है। ये सफियर का सेंटर है, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम दिया जाता है। ऐसी लाइन जो इन दोनों को क्रॉस करे, किस किस को? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को। ये जो लाइन ड्रा की है इसे कहते हैं हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद मजीद यहाँ पे अब आते हैं प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। अब प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन को वजाहत करने के लिए हम इसकी रे डायग्राम की तरफ जाएंगे, प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने के लिए। तो प्रिंसिपल फोकस की वजाहत करने के लिए ये मैं दोबारा रेज करता हूँ और यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश की जाती है। ये मेरे पास एक मिरर है, थोड़ा सा बड़ा बनाया ताकि क्लियर नज़र आ सके। और इसकी आउटर साइड मैंने क्या कर दी है? पॉलिश कर दी है। इनर साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग है। अब इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है, आउटर साइड पॉलिश है, तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा मेरे पास? कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर का ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ द मिरर, दिस इज कॉल्ड पोल। ये पोल कहलाता है। देखा जाए तो एक सर्कल सा बन सकता है, पूरा सफियर बन सकता है ये। तो सफियर का जो सेंटर होगा ये मेरे पास क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी थी जो भी हमने पढ़ी है, यहाँ पे उसे ड्रा भी कर रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई भी रेज जो सी है इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आए, यहाँ पे मैं इस टाइम ये पैरेलल रेज लेकर आता हूँ। ये जो रेज मैंने दो ड्रा की हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अब देखिए अगर ये मेरे पास कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस पर अगर कोई भी मैं बॉल, एक गेंद लेता हूँ और इस गेंद को मैं यहाँ पे लाके स्ट्राइक करता हूँ, तो ज़रा सोच के बताएं ये टकराने के बाद ऊपर की तरफ मूव करेंगे या नीचे की तरफ मूव करेंगे अगर बॉल इधर से लाके इस साइड पर स्ट्राइक की जाए? तो आप देखें यहाँ पे कर्व सरफेस डाउनवर्ड है, तो यहाँ से टकराने के बाद बॉल जो सी है, गेंद जो सी है, वो नीचे की तरफ क्या करेगी? बेंड करेगी। अच्छा, अगर बॉल अगर मैं इस साइड पे स्ट्राइक करूँ, ये इस सरफेस पे, इस जगह इस तरह लेकर आए, यहाँ पे अगर स्ट्राइक की जाए तो बॉल टकराने के बाद किस साइड मूव करेगी? ऊपर की तरफ। तो ये जो रेज है सरफेस पे टकराई, इसे नीचे की तरफ बेंड करना है क्योंकि कर्व सरफेस नीचे की तरफ है। यहाँ पे ये जो रेज हैं जब स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट करेंगी तो ये किस साइड मूव करेंगी? ऊपर की तरफ। अब कितना ऊपर जाएंगी, कितना नीचे जाएंगी, आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इस C और P के दरमियान में एक छोटा सा पॉइंट लगा देते हैं। जितनी भी रेज हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद सब की सब इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, ये ऊपर की तरफ और इस पॉइंट पर कन्वर्ज होगी। जितनी भी रेज आ रही हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, मिरर से टकराने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं। इस वजह से कनकेव मिरर का एक और नाम भी दिया जाता है जिसे बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। और सवाल ये भी पूछा जा सकता है वाई कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑल रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन के ऑलवेज कन्वर्ज कहते हैं इकट्ठा होना, कि जितनी रेज है स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद इकट्ठी होती हैं एक पॉइंट पर। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन they converge at a single point, that is why they are called converging mirror, and that point where they converge is called principal focus और इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन है। ये जितनी भी रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आती हैं, रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पे मरकूज हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया जाता है और इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट जो सा होता है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इनके बिल्कुल दरमियान में पाया जाता है, हाफ डिस्टेंस में पाया जाता है। मजीद फोकस पॉइंट और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं इसे, क्यों? प्रिंसिपल लाइन पे या एक्सिस पे लाई कर रहा होता है, एंड द पोल, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या चीज़ है? एफ है। अब इसमें एक दो मजीद आते हैं। सी और पी के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, दैट इज का रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ और पी के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सेम मेथड सी और एफ भी अगर बात करूं वो भी क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। तो दिस इज कॉल्ड ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। एफ प्लस एफ इज इक्वल टू आर, या मैं लिख सकता हूं 2f इज इक्वल टू आर और f इज इक्वल टू आर बाय 2। कि रेडियस कर्वेचर का अगर हाफ किया जाए तो वो मेरे पास क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी। ये मेरे पास फोकस पॉइंट है जहां पे कन्वर्ज हुई है। फोकल लेंथ किसे कहते हैं? फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इस तरह ड्रा किया जाएगा। और ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का सेकंड नेम क्या था हमारे पास? कन्वर्जिंग मिरर। एक और रे डायग्राम देखते हैं इसमें, वो कौन सी होगी? जो इस सेकंड मिरर टाइप जो सा था हमारे पास, और वो कौन सा था हमारे पास? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर था? जिसकी इनर सरफेस कर्व थी और रिफ्लेक्टिंग थी, या आउटर कट सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी। तो हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर है उसकी इनर साइड पेंट थी, जबकि आउटर साइड क्या थी? रिफ्लेक्टिंग थी। ये जो पॉइंट है क्या नाम देंगे इसे? सेंटर ऑफ द मिरर को पोल। इसका सेंटर, सफियर का सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब जरा सोचें कि जो ऑब्जेक्ट है, जो मैं खड़ा हूं ना, मैंने मिरर में देखना है, अपने आप को देखना है, वो मैं इस पॉलिश वाली जगह पे खड़ा हूँगा, वहाँ से ऑब्जर्व करूँगा, या जो शाइनिंग सरफेस है वहाँ पे खड़ा हूँगा? तो पॉलिश वाली साइड से तो कोई भी नहीं देखता, शाइनिंग वाली सरफेस पे देखा जाता है। लेकिन सेंटर कर्वेचर उस साइड पे है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे जितना डिस्टेंस वहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं। इमेजिन किया हमने, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है? फोकस पॉइंट है, सेंटर में जो सा वॉजर बनाया था हमने। तो इतने ही डिस्टेंस पे ये मैं ले लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मेरे पास कौन सा फोकस पॉइंट है। अब अगर रेस पैरेलल आई, पॉलिश वाली साइड से नहीं आएंगे, रिफ्लेक्टिंग साइड से लेकर आऊँगा। ये मेरे पास रेज हैं जो किधर आ रही हैं? ये पैरेलल आ रही हैं। किसके पैरेलल आ रही हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। अब जरा देखें क्या होगा। क्या ये टकरा के नीचे की तरफ आनी चाहिए, या सरफेस ऐसे, या टकरा के ऊपर की तरफ जाएंगी? ये टकरा के किधर जाएंगी? ऊपर की तरफ। ये जो रे है टकराएगी जब इस साइड पर, तो ये किस साइड पे जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। अब कितना ऊपर की तरफ जाएगी, कितना नीचे की तरफ जाएगी, बच्चों से डायग्राम बनती नहीं है। इसे बनाने का तरीका क्या होगा उसमें ज़रा देखिएगा कि ये डायग्राम है, जो रेस पैरेलल आ रही थी, इन्होंने अब क्या करना है? स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होना है। किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगी? बच्चों से बनता नहीं है। तो इसे बनाने का तरीका क्या होगा कि ये मेरे पास बिहाइंड द मिरर फोकस पॉइंट है, ये इसका सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, ये इंसिडेंट पॉइंट है। आप इस फोकस पॉइंट को और इंसिडेंट पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करेंगे, बट बिहाइंड द मिरर डॉटेड में, एंड रिफ्लेक्टिंग से जो सा पॉइंट से आगे चलेगा वो सॉलिड लाइन में रिफ्लेक्ट करेंगे। ये रे डायग्राम बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको।
फोकस पॉइंट जो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है और ये इसका इंसिडेंट पॉइंट है बिहाइंड द मिरर, इसको इधर से डॉटेड में ज्वाइन करना है और बाद में क्या ड्रा कर देना, सॉलिड लाइन ड्रा कर देना। सेम मेथड, ये इसका इंसिडेंट पॉइंट है रे का, ये मेरा बिहाइंड द मेरा फोकस पॉइंट है, इधर डॉटेड में ज्वाइन करना और बाद में सॉलिड लाइन में ड्रा कर देना है, समथिंग लाइक दिस। तो ये इसकी इस तरह रे डायग्राम बनाई जा सकती है। अब अगर देखें एक्चुअल ये थी रेस जो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बिखर गई हैं या इकट्ठी हो रही हैं मिरर से जो रियल है। तो आप देखेंगे यहाँ से टकराने के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में बिखर जाती हैं, बिखरने का हम यहाँ पर डाइवर्ज हो जाती हैं। तो इसी वजह से ये जो कन्वेक्स मिरर है ना, इसे डाइवर्जिंग मिरर का नाम भी दिया जाता है, डाइवर्जिंग मिरर। वाई कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर? बिकॉज ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डाइवर्ज, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। होता नहीं है। अब अगर मैं कहता हूँ ये डाइवर्ज हो रही है इस डायरेक्शन में, अगर मैं इसे प्रोड्यूस करूँ बैकवर्ड, दे विल मीट एट द फोकस पॉइंट ऑफ द बिहाइंड ऑफ द मिरर। अब मिरर के बिहाइंड इमेजिन किया जा रहा है कि ये फोकस पॉइंट है, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इमेजिनरी ली जाती है और रियल नहीं होती। इसकी जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स मिरर की, उसकी फोकल लेंथ क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। जबकि जो कनकेव मिरर था उसके इन फ्रंट पे आता है। तो जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए ना इन फ्रंट का और किसका, कनकेव मिरर का, तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। इमेजिन किया जाता है बिहाइंड द मिरर होने की वजह से। जब भी बिहाइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो नेगेटिव साइन लगाया जाएगा, इमेजिनरी है। फ्रंट की बात की जाएगी तो पॉजिटिव की बात की, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में आएंगे। न्यूमेरिकल में जब कहा जाएगा ना कि मेरे पास कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है और वो कह देते हैं फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो अगर कन्वेक्स मिरर कह देते तो हमने खुद से उसके साथ साइन लगा देना माइनस का। अगर कनकेव मिरर है तो पॉजिटिव रहेगा साइन। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल फॉर रेज ऑफ डायग्राम थे, रिफ्लेक्शन थी किसके साथ, कनकेव मिरर के साथ, कन्वेक्स मिरर के साथ। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, जबकि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। जब ये डिफरेंस आता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में, तो डेफिनेशन के साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ें और डायग्राम भी बनाई जा सकती है। तो शुरू हमने किया था रिफ्लेक्शन से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, कितने टाइप्स की थी, या रेगुलर रिफ्लेक्शन थी या इरेगुलर रिफ्लेक्शन थी। फिर हमारे पास मिरर आ गए थे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब मिरर विच पार्ट ऑफ सम स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम कहेंगे 2 टाइप्स के होते हैं। एक कहलाता है कनकेव मिरर, दूसरा कहलाता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर किसे कहते हैं, कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, एक की इनर साइड इनर कट सरफेस जो सी होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, जिसकी इनर कट सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी वो मेरे पास कनकेव मिरर कहलाता है। जबकि जिसकी आउटर कट सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी वो मेरे पास क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। रे डायग्राम बना दी जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, पोल की डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, फोकल लेंथ की डेफिनेशन, ये शॉर्ट करके हर पेज पे लिखी है, पेज नंबर 38 39 पे लिखी हुई है। इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप मतलब टीचर से फ़ोन पे पूछ भी सकते हैं। होप अंडरस्टैंड। शुक्रिया।